इन्फ्लेमेशन होता है गम्स का। तो इन्फ्लेमेशन एक ऐसा कॉमन फैक्टर है दोनों चीज़ों में, जिसमें जो हमारी आर्टरीज होती हैं जिनसे ब्लड जाता है उसमें वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं एक तरीके से। तो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड फ्लो कम होगा, उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली काफ़ी रिस्की है ये चीज़, और हम इसलिए पेशेंट्स को सलाह देते हैं, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो अपनी पेरिडोंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखें और उसके लिए काफ़ी सतर्क रहें। चलिए एक बार फिर से ना हम बच्चों की ही बात कर लेते हैं। अगर बच्चों के दांतों में ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम है तो किस एज में ऑर्थो ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए? ऑर्थो ट्रीटमेंट तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको ये फील हो रहा है कि हमारे बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं और उसमें कुछ ऑर्थो ट्रीटमेंट ज़रूरी है, तो आप सबसे पहले ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलिए, बच्चों के डॉक्टर से मिलिए। वो आपको सही सलाह देंगे कि किस उम्र में इसको शुरू करना है आपको। और ये देखिए डिपेंड करता है कि कितना प्रॉब्लम है उस दांतों में, कितना टेढ़ापन है, उसको किस एज में शुरू करना है, कितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, या उसमें कितने विजिट्स लगेंगी, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करेगा डॉक्टर। तो उसकी एक जनरली हम कहते हैं मिक्स्ड डेंटिशन की एज होती है, वो 7 से 8 साल में शुरू हो जाता है बच्चों के। तो अगर डॉक्टर आपको प्रेफर करता है तो रिमूवेबल अप्लायंसेस उसमें लगाएंगे, नहीं तो अगर सही समय आने पे डॉक्टर आपको ये बताएगा कि 13-14 साल के बाद जब इसके परमानेंट दांत आ जाएंगे तब आप डॉक्टर के पास दिखाइए उसको, फिर उसका प्रॉपर प्रोसीजर से पूरा ऑर्थो ट्रीटमेंट शुरू होगा। ये देखिए, ये एक मॉडल है मेरे पास, इसमें ऑर्थो ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरीके से ब्रैकेट्स लगते हैं दांत के ऊपर और उनको वायर से हम कनेक्ट करते हैं। ये रबर बैंड्स लगाते हैं जिससे दांत पीछे की ओर आते हैं। आप साइड से देखिए, ये दांत बाहर की ओर जा रहे हैं। तो जब ये चीज़ लगाएंगे हम इसमें तो दांत अलाइनमेंट में आएंगे प्रॉपर, और इसी तरीके से पूरा ट्रीटमेंट चलेगा और एक एज के बाद ये सारे दांत अलाइनमेंट में आ जाएंगे। क्या बात है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और हमारी एक व्यूअर है, ये प्रेग्नेंट व्यूअर है हमारी, जो कि पूछती हैं कि प्रेगनेंसी के समय ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जाए, और क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कि आने वाले जो बच्चा है उसके दांतों की देखभाल पहले से ही हो जाए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने ये उठाया है, क्योंकि प्रेगनेंसी में लेडीज़ का ध्यान जो डाइवर्ट होता है वो दांतों की तरफ कम होता है। बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी कि जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तब लेडी ध्यान देती है, डॉक्टर के पास विजिट करती है, लेकिन वो इस पार्ट को इग्नोर कर देती है यूजुअली कि दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं बताना ये चाहूँगी उनको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपकी ओरल हाइजीन में कोई कमी है या कोई गम्स में या दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो डेफिनेटली आने वाले बच्चे पे असर डाल सकता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अच्छी चीज़ मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जो लेडी है उसको एक अच्छे डेंटिस्ट के पास ज़रूर विज़िट करना चाहिए, जिन्होंने प्रेगनेंसी या छोटे बच्चे उन पे थोड़ा सा वर्क कर रखा हो। उनको ये प्रॉपर नॉलेज मिलेगी कि किस तरह से उन्हें मेंटेन करना है ओरल हाइजीन, क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया है कि 7 में से 1 महिला सिर्फ ऐसी होती है जो एक नॉर्मल बच्चे को जन्म दे पाएगी अगर उसकी पेरिडोंटल प्रॉब्लम सीवियर हो। तो उस केस में किस टाइम पे क्या सिटिंग्स देनी है, किस तरह से दांतों को क्लीन रखना है, ये डॉक्टर आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा। और इसके अलावा यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है, मिडिल ऑफ प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट फेज़ जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। इसके अलावा एक जनरल टर्म्स में मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो कुछ मतलब क्या होता है, अगर डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब करता है तो हम बिना पूछे उसको यूजुअली ले लेते हैं। लेडीज़ दे डजंट बॉदर कि चलो ले लेंगे, कोई डॉक्टर ने बोला है। लेकिन बेटर ये है कि आप अपने डेंटिस्ट को सारी इन्फॉर्मेशन दें कि आपको आपके फिजिशियन ने क्या क्या मेडिसिन बताई और आप क्या क्या ले रहे हैं और कब तक आपको लेनी है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं अगर आप प्रेगनेंसी में उसको लेते हैं, आप उसको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कंज्यूम कर रहे हैं तो बच्चे आने वाले बच्चे के दांतों पे गहरा असर होता है और फिर उस चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकते। तो जैसे टेट्रासाइक्लिन और कुछ ऐसे हैं ड्रग्स जिसकी नॉलेज हमें नहीं होती फिर भी उनको लेते जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान में रखने की हैं। जी, बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, और अब जब हमने ओरल हाइजीन की बात की है तो मैं कहना चाहूँगी ऐसे आसपास बहुत लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है सांस में बदबू आने की। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है कई बार। इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर आप कोई टिप्स हमारे दर्शकों को बताएंगे
तो बहुत अच्छा रहेगा। मुंह में से बदबू आना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम हैलिटोसिस कहते हैं। और देखिए इसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा हमारे ओरल कैविटी के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन बात यह है कि आप उसको किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, कितना ब्रश कर रहे हैं, क्या माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उससे आपका ये डिसाइड होगा कि आपकी जिंजाइवल हेल्थ कैसी है। अगर आपकी जिंजाइवल या मसूड़े की हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो सबसे पहले सांस में बदबू आना शुरू होती है, बैड ब्रीथ जिसको हम कहते हैं। और एक बहुत ही अच्छा उसका बहुत ही सिंपल उपाय है कि व्हेन यू ब्रश योर टीथ गो फॉर टंग क्लीनिंग अलॉन्ग विद इट, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे कि आप बैड ब्रीथ को उसी से रोक सकते हैं। उसके अलावा माउथ वॉशेस होते हैं जो बदबू रोकते हैं सांस की, लेकिन वो आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक हैं और इनसे जुड़ा हुआ ही सवाल है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बता दूं कि इनकी शादी होने वाली है बहुत जल्द, और ये अपनी शादी से पहले अपने पीले दांतों को वाइट करवाना चाहते हैं, तो क्या ये संभव हो सकता है? जी बिल्कुल संभव हो सकता है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ उनको मेरी तरफ से। देखिए दांतों का जो पीलापन है ये बहुत आम समस्या है, और इसके लिए आप जब अपने डॉक्टर से विजिट करेंगे तो आपको सबसे पहले कारण वो आपको बताएंगे कि दांतों का पीलापन किस कारण है, वो कारण पता लगाएंगे। उसके बाद कितना ज़्यादा पीलापन है, क्या शेड है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें इवैल्यूएट करी जाएंगी। और उसके बाद हम एक डेंटल प्रोसीजर होती है जिसको लेज़र प्रोसीजर होती है, जिसको हम डेंटल टीथ वाइटनिंग बोलते हैं या ब्लीचिंग बोलते हैं हमारे टर्म्स में। ज़्यादातर दांतों को चमकाना जिसे कहा जाता है, और काफ़ी लोगों के बीच में काफ़ी उत्साह होता है कि दांतों कैसे चमकेंगे दांत, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका कोई इश्यू नहीं है दांतों का पीलापन, बहुत ही सिंपल और सिंपल प्रोसीजर होती है, कोई पेन नहीं होता इसमें हम ब्लीचिंग प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम शेड मैच कर देते हैं आपके दांतों का आपके स्किन के टोन के हिसाब से। आपका जो स्किन टोन है उसके हिसाब से हम दांतों को मैच करते हैं। अगर ज़्यादा वाइटिश टोन है तो थोड़ा सा येलो टिंच रहता है, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो थोड़ा सा वाइट रहता है, मतलब इट्स लाइक नेचुरल टच देना दांतों को। और थ्रू आउट सारे दांतों में एक सा आपका उसमें शेड मैच हो जाता है। और जहाँ तक रहा ये जो प्रोसीजर है, ज़्यादा लंबी प्रोसीजर नहीं होती है, 1 या 2 सिटिंग में यूजुअली इसको डेंटल ऑफिस में हम इसको कैरी करते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोगों को ये भी डर होता है क्योंकि दे आस्क कि अगर आप कर रहे हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, दिमाग में आती हैं ये सारी चीज़ें। यस बिल्कुल। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी उन सभी लोगों को कि हम जो ब्लीच यूज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें एडवांस्ड हैं। और एडवांसमेंट क्यों होती है? प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर रिसर्च होती है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को और रिफ़ाइन करके मार्केट में लाया जाता है। तो डेफिनेटली जो सेंसिटिविटी की या कोई भी प्रॉब्लम होती है वो मिथ है उनका कि उससे सेंसिटिविटी होगी, यूजुअली वो नहीं होती है। और कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है, और आप डॉक्टर के पास जाइए कि जी ये प्रॉब्लम है, और आपका 1 घंटे में माइट भी एक ही सिटिंग में आपके दांत चमचमा जाएंगे। मतलब टीथ वाइटनिंग जो है वो पॉसिबल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात आप जो कह रही हैं कि ये काफ़ी इजी तरीका है। और एक चीज़ और दिमाग में आ रही है, लेकिन इसके साथ क्या ये बहुत महंगा पड़ता है? देखिए महंगा ये भी एक मुझे लगता है कि दिमाग में लोगों के रहता है कि ये महंगा है, शायद किसी से सुन लिया या किसी ने बोल दिया। ये महंगा होता नहीं है जितना लोगों को लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी रेंजेस होती हैं, काफ़ी क्वालिटीज़ होती हैं। जो अच्छी क्वालिटीज़ में आपके पास इतनी रेंजेस होती हैं कि यू कैन चूज़। कुछ ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, तो ओवरऑल आप इसको बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर मेरे हिसाब से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक स्माइल को बरकरार रखना इज़ नॉट एज ईजी थिंग। तो अगर आपका वो पर्पस सॉल्व हो रहा है, यू आर हैप्पी, देन आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। बिल्कुल। और आप मुस्कुराते हैं तो फिर जो आसपास के लोग होते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल और वो बिल्कुल, और वो आप लोग दे रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल। मैंने जैसे आपको बताया कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी फील्ड में ये सारी चीज़ें इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर देम। जैसे कि हेल्थ के में जो ये फैक्टर हमारा एस्थेटिक्स या लुक में आता है, तो लुक्स को इन्हांस करना और भी तरीके होते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। में हम ब्लीचिंग घर में भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट चाहते हैं कि हम घर में ब्लीचिंग करवाना चाहते हैं तो घर पे भी करवा सकते हैं, जिसे हम
होम ब्लीच बोलते हैं। ओह दैट्स ग्रेट, वो भी होता है, दैट्स वो भी ग्रेट। एडवांस। किसी को टाइम का इशू है या दे कैन नॉट कम रेगुलरली फॉर द विजिट, देन ये सारे ऑप्शंस भी हैं, होम ब्लीच करा सकते हैं। टूथपेस्ट भी आते हैं वाइटनिंग के, डॉक्टर से पूछ के आप वो भी ले सकते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। प्लाक क्या होता है और क्या दांतों को इससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और टार्टर और प्लाक इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, प्लाक जो होता है दांतों के ऊपर एक लेयर बन जाती है जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, और वो जो लेयर होती है वो माइक्रोब्स की होती है, जो नेकेड आई से हमें नहीं दिखेगी, हमें लगा वी हैव ब्रश्ड और सारा क्लीन कर लिया, हो गया। लेकिन क्या होता है कि आपने रात को ब्रश नहीं किया या माउथ रिंस नहीं किया खाना खाने के बाद, तो वहाँ पे एक लेयर जमा हो जाती है, दैट इज़ इनविजिबल। पर क्या होता है, वो धीरे धीरे दांत को येलो टिंच देने लग जाती है, और वो लेयर धीरे धीरे कैल्सीफाई होकर टार्टर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कैलकुलस बोलते हैं हम। और अगर ये स्टेज आपके दांतों में आ गई है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डेंटल सर्जन से कंसल्ट करें, उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि वो ब्रशिंग से नहीं जाएगी। अगर हम ये कहें कि डॉक्टर साहब क्या उसको हम ब्रश करेंगे तो ठीक हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक एडवांस्ड चीज़ है। और सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट गम्स पे होता है। गम डिजीज़ हमने डिस्कस करी थी आपसे, उसके प्रॉब्लम्स जैसे कि हमने आपको बताए थे कि प्रॉब्लम कहाँ तक पहुँच जाती है पेशेंट को। सोच नहीं सकते आप कि अच्छा ये चीज़ दांत ही आपका चला गया तो देन व्हाट्स देयर। तो जब ये प्लाक की बात आती है या टार्टर की बात आती है, इसका प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है दांतों की। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको अपॉइंटमेंट देगा, आपको 2 या 3 सिटिंग्स देगा, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक स्केलर यूज़ करते हैं। बिल्कुल पेन फ्री टेक्निक होती है, छोटे छोटे से सिटिंग्स होते हैं 10-15 मिनट के, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि प्रोसीजर कब हो गई। कोई एनेस्थीसिया नहीं, कोई पेन नहीं, और जब आप कराएंगे तो आपको समझ आएगा कि दांतों की पहले हालत जो थी वो क्या थी और अब क्या है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इनकी। इसके बाद भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि वंस यू हैव डन द स्केलिंग, इसके बाद भी हर 6 महीने में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। That's right. मतलब एक रेगुलर विजिट जो है बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट क्यों ना लें। बिल्कुल 100%। देखिए, हमने जो डेंटल प्रोसीजर कर दी, उसके बाद इट्स द पेशेंट्स जॉब कि वो कैसे मेंटेन कर रहा है ओरल हाइजीन को। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर कोई भी यूज़ नहीं है इतना सब करने का, तो आप उसको विजिट करिए। स्केलिंग ज़रूर करवानी चाहिए। हम एज अ डेंटिस्ट आई वुड सजेस्ट 2 बार आपको ज़रूर करानी चाहिए जी। स्माइल बरकरार रखने का सवाल है तो इतना तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं? प्लीज एक्सप्लेन अस द कॉन्सेप्ट। डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का ही पार्ट है। इसमें हम कुछ इस तरीके का हम लगाते हैं। पहले ये रूट और इसका डेंटल इम्प्लांट का अंदर हम भेज देते हैं, फिर उसके बाद एक प्रोस्थेसिस लगाते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर डेंटल का क्राउन लगा देते हैं दांत पर। इस तरीके का होता है, देखिए। बेसिकली मिसिंग टूथ अगर है और उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आप ब्रिजिंग नहीं दे सकते हैं, या पेशेंट कहता है कि मुझे कटिंग नहीं करानी है दांत की, तो उस केस में हमारे पास एडवांस्ड और नए तरह के ऑप्शंस रहते हैं। तो उसका ही ये पार्ट है जो डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री क्या होती है? इसके बारे में अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, मगर ये क्या है इसको थोड़ा सा आप हमें विस्तार से बताइए। और उसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी नया ट्रेंड है डेंटल ज्वेलरी का, ये क्या होता है? इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री हमारी डेंटिस्ट्री का वो पार्ट है जिसमें हम स्माइल रिहेबिलिटेशन पे फोकस करते हैं। स्माइल रिहेबिलिटेशन का मतलब हम जैसे किसी की स्माइल अच्छी नहीं दिख रही है, हम उस स्माइल को बेहतर बनाते हैं। जैसे कि किसी के आगे के दांत थोड़े फ्रैक्चर हो गए हैं, उन्हें किसी जैसे लैमिनेशन के ज़रिए या विनियरिंग जो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि उसके ज़रिए हम उसको कवर कर देते हैं, जिससे कि स्माइल बेहतर बन जाती है। और जैसा आपने पूछा डेंटल ज्वेलरी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री ओनली। इसमें हम क्या करते हैं, ये ज़्यादातर हमारे आजकल के यूथ ही ज़्यादातर इसको लगवाते हैं, उन्हीं में चलन है इसका। और
इसमें एक ये होता है कि स्माइल रिहैबिलिटेशन या कुछ फैशनेबल लुक देने के लिए यूजुअली जो लोग मॉडलिंग के फील्ड में हैं या जिनका लुक्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, दे गो फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स, तो उसमें बहुत अच्छा एक लुक आता है। डॉक्टर साहब, डेंटल वीनियर्स क्या होते हैं और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? डेंटल वीनियर्स हमारे आगे के दांतों में ज़्यादातर लगाए जाते हैं। जब हमारे दांतों में या तो डिसकलरेशन हो जाती है तब लगाए जाते हैं, जिसे पीलापन कहते हैं, जो आपने सुना होगा पीलापन होता है दांतों में, आगे के दांतों में, या लेडीज़ जिसे ज़्यादातर करवाना अच्छा समझती हैं, जैसे जो शादी करवाने, जिनकी शादी होने जा रही है अभी जी, शादी के पर्पज़ से करवाती हैं, या कभी कभी देखा गया हो, आपने देखा है जिनके दांत छोटे पड़ गए हैं, थोड़े से घिस गए हैं दांत, तो वो भी वीनियरिंग करवाते हैं, लेकिन ये आगे के दांतों में ही करवाया जाता है, एंड इट कम्स अंडर कॉस्मेटिक पार्ट ऑफ डेंटिस्ट्री। डॉक्टर साहब, एज अ पेशेंट सभी लोग अक्सर ये बात जानना चाहते हैं कि डेंटल एक्सरे क्या होता है और इज इट सेफ? ये भी एक सवाल रहता है लोगों के दिमाग में। देखिए, डेंटल एक्सरे एक तरीके से इट इज़ द पार्ट ऑफ द डेंटल प्रोसीजर यूजुअली। और जहाँ तक एक्सरे लेने का सवाल है, जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं, कई बार लगता है कि जो चीज़ नेकेड आई से नहीं दिख रही है उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, कुछ कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, तो डेंटल एक्सरे लिया जाता है उस केस में, क्योंकि हमें बोन और ये सारी चीज़ें दिखती हैं जो हम वैसे नहीं देख सकते। लेकिन क्या होता है, एक्सरे, जहाँ तक आपने ये बात करी कि एक सवाल है कि सेफ़ है कि नहीं है, देखिए सेफ्टी की बात ये होती है, जो मुझे लगता है कोई भी चीज़ अगर आप तरीके से यूज़ करते हैं, एक लिमिटेड तरीके से यूज़ करते हैं, तो एक तरीके से वो सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स लेके आप करते हैं तो वो कोई हार्मफुल नहीं होता। बहुत से जैसे क्लिनिक्स में या डॉक्टर्स फ्रिक्वेंटली करते हैं एक्सरेज यूज़, नॉट एन इशू, बट हम भी करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि कई बार अनअवॉइडेबल होता है कोई सिचुएशन, उस टाइम पे हम लेते हैं जब हमें लगता है कि बिना एक्सरे के काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा उसमें कंजर्वेटिव होकर हम चलते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसको अवॉइड करना चाहिए ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर, राइट, क्योंकि उनके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, आने वाले बच्चे को, क्योंकि जो रेडिएशंस होती हैं, जो एक्सरे की रेडिएशंस होती हैं, वो बहुत नुकसानदायक होती है। और स्पेशली कुछ हमारे लेड एप्रन्स होते हैं, उन्हें पहन के एक्सरे करना चाहिए वैसे भी, और जो पेशेंट होता है उसे भी पहनाना चाहिए और डॉक्टर होता है उसे भी पहनना चाहिए। उनका अलग से रूम होता है और उसमें एक्सरे करना चाहिए स्पेशली। मतलब सेफ है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल, छोटे बच्चे हुए या प्रेग्नेंट लेडीज़ जैसा कि सर बता रहे हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन से और तरीके से अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे इस प्रोग्राम में ना बहुत सारे सवाल आए हैं और एक हमारे दर्शक हैं जो कि पूछ रहे हैं कि उनके 2 टूथ जो हैं वो मिसिंग है, तो ऐसे में वो क्या करें, क्या इसको रिप्लेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मिसिंग टूथ का मतलब होता है जब कोई दांत हमारा या तो अपने आप गिर जाए या कीड़ा लगने के कारण जब केरीस हो जाता है, कीड़ा लगने से दांत डिके हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जी, कीड़ा लगने के कारण दांत खराब होके हमें उसे निकालना पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है और निकालना पड़ जाता है, तो हम साथ वाले दांतों का सपोर्ट लेके एक ब्रिज बना देते हैं, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं पुल बना देना बीच में से। और तो वो 3 दांतों का भी बनाया जा सकता है, 3 से ज़्यादा दांतों का भी बनाया जा सकता है जी। और ऐसे केसेस में हम इम्प्लांट भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पहले भी, इम्प्लांट इस तरीके का। ओके, अभी देखिए, ये रिप्लेसमेंट है बेसिकली, कह सकते हैं ना? ये रिप्लेसमेंट है मिसिंग टीथ। अच्छा, ओके। इसमें हम बेस देते हैं, फिर एक प्रोस्थेसिस लगाते हैं, 2 से 3 महीने के लिए उसे छोड़ते हैं बेस को, फिर प्रोस्थेसिस लगाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं इस तरीके की, जिसे हम पोर्सलिन का, दांत के रंग का ही होता है, उसी तरीके का लगाते हैं। डॉक्टर साहब, टूथ लॉस की अगर बात की जाए तो ये एक गम डिजीज है, ऐसा कहा जाता है। व्हाट इज अ गम डिजीज, इसका मतलब क्या है? देखिए, गम डिज़ीज़ का हम कहते हैं कि मोर देन 90% ऑफ द केसेस जहाँ पे टूथ लॉस होता है वहाँ पे गम डिज़ीज़ एक मेजर फैक्टर है। तो जो गम डिज़ीज़ है, एक धीरे धीरे एक प्रोग्रेशन होता है जब आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसके कारण क्या है। अगर आप डॉक्टर के पास रेगुलर जाते